सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। मैं वासिफ सिंह, आपका फिजिक्स टीचर, एंड आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। तो यार क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 11 हम पढ़ रहे थे, जिसका नाम था ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो यार आज ये चैप्टर को अपन ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। तो आज इस चैप्टर में लगभग इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स थे सबके मैंने वीडियोस रेडी कर लिया है। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा और क्लास 9 फिजिक्स के नाम से भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। बाकी अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट edogrowth.in पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे NCERT सॉल्यूशन, नोट्स, MCQ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो आज इस सेशन में अपन क्या कवर करने वाले हैं, तो एटमॉस्फेरिक जो रिफ्रैक्शन है वो और स्पेक्ट्रम, ये दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इनके डे टू डे लाइफ में कहाँ ये सब चीज़ें दिखती हैं, ये सब चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर वीडियो पसंद आए तो। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर्स में अपन ने इस चैप्टर के लगभग सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है और आज हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन डिस्कस करेंगे। तो क्या है भाई एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? The refraction by different layer of atmosphere is called atmospheric refraction। थोड़ा सा अपन बैक चलते हैं और एक कुछ चीज़ों को समझते हैं, देन ये टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो यार हमने जब ग्लास स्लैब वाला रिफ्रैक्शन पढ़ा था तो हमने देखा था जब लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जाती है तो लाइट क्या होती है, उसकी स्पीड कम या ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से लाइट की बेंडिंग होती है। उसी फिनोमिनन को अपन रिफ्रैक्शन कहते हैं। जैसे अगर लाइट हमारी फर्स्ट मीडियम यानी एयर से सेकेंड मीडियम यानी ग्लास में जा रही है तो एयर इज अ हियर, इन दिस केस एयर इज अ रेयरर मीडियम एंड ग्लास इज अ डेंसर मीडियम। तो जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है और ये नॉर्मल है तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। लाइट को जाना चाहिए था एक्चुअली में इधर, बट वो लाइट बेंड हो जाती है थोड़ा किधर की ओर, नॉर्मल की तरफ। यही तो है बेंडिंग फिनोमेनन इज नोन एज द रिफ्रैक्शन। उसी तरीके से अगर हम अपना ये अर्थ का कोर की बात, ये अर्थ का कोर है तो हमारे अर्थ के आसपास ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, इस तरीके की अलग अलग एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, है ना हमारे अर्थ के आसपास, एक्सोस्फेयर, आयोस्फेयर, इस तरीके से लेयर्स हैं। तो जब सन की लाइट जब हमारी आती है और जब इस एंटर करती है हमारे अर्थ के जो ऑर्बिट्स में एंटर करती है तो इन लेयर्स की वजह से हमारा जो लाइट है उस तरीके से बेंडिंग होते होते हमारे तक आता है ना। तो ये बेंडिंग होने की वजह से इसी बेंडिंग फिनोमिनन को अपन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। और ये जनरली क्यों होता है? क्योंकि जब लाइट शुरू में तो वैक्यूम में थी तो उसको अपन वन मीडियम बोल लें, उसके बाद मान लीजिए स्ट्रेटोस्फेयर में आ गया तो सेकेंड लेयर, एक्सोस्फेयर, आयनोस्फेयर, है ना। तो सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। हर एयर की जो एटमॉस्फेयर की हर लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, है ना। किसी में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा डेंस होंगे, किसी में पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन दैट, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग लाइट पक्का 100% कुछ ना कुछ बेंड करेगी। दैट बेंडिंग फिनोमिनन इन एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। बेंडिंग ऑफ लाइट इन एटमॉस्फेयर, ठीक है, इसी को कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। Apparent flickering of object placed behind a hot object or fire। आप कभी ध्यान से देखोगे जब आग जलाए रखते हो आप, आग के पीछे का पार्ट देखते हो तो हिलता हुआ दिखता है। ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आगे अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्स नियर द हॉरिजन अपीयर स्लाइटली हायर देन एक्चुअल पोजिशन। एक्चुअल में हमारे जो सन है ना, या स्टार्स की बात कर लें, हॉरिजन पे रहता है फिर भी उसका डिस्टेंस थोड़ा सा आगे दिखता है, ऐसा क्यों? एडवांस सनराइज और डिले सनसेट क्यों ये होता है? इसकी वजह से भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। एपरेंट फ्लैटरिंग ऑफ सन डिस्क, ठीक है। सन है, सन के आसपास देखोगे कभी कभी जो ये सन है, सन के आसपास देखोगे एक रिंग होगा जो कभी कभी चमकता हुआ दिखेगा आपको, चलता हुआ, इस तरीके से घूमता हुआ दिखता है। तो एक्चुअली वो घूम नहीं रहा, वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से आपको वो दिखता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ट्विंकल, सन तो ट्विंकल नहीं करता है, फिर स्टार कैसे ट्विंकल करते हैं? तो इसके बारे में भी अपन 1 by 1 डिस्कस करेंगे। और ये सब फिनोमिनन हो रहा है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड द फायर और हॉट सरफेस अपीयर टू फ्लिकर व्हेन सीन थ्रू द एयर। तो देख लो, मान लीजिए इस एयर के पीछे कुछ कोई आदमी खड़ा हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, आप इस तरफ से अगर देखोगे तो क्या होगा, वो आदमी ऐसा हिलता हुआ दिखेगा।
क्यों ऐसा होता है भाई? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या होता है जब आग जलता है तो आग जलने की वजह से आग के आसपास की जो एरिया है वो क्या होती है, वहाँ की एयर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। गर्म होने की वजह से उनकी जो डेंसिटी, उनकी जो डेंसर कैपेसिटी वो कम हो जाता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आग जल रहा है ना, मैं यहाँ बनाया ये आग जलता है, आग के इसके आसपास का जो एरिया है उसके एयर क्या होंगे, गर्म हो जाएंगे। गर्म होने की वजह से एयर हल्के हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स एग्जॉस्ट होके मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे। इस एरिया में जो एयर की डेंसर वो रेयर हो जाएगी, और आसपास का जो ठंडा एयर है उसमें मॉलिक्यूल्स बहुत पास होंगे, तो वो डेंसर मीडियम। अब जब लाइट आ रही है डेंसर से फिर यहाँ पास से होते हुए फिर आपके तक आई, तो यही बेंडिंग ऑफ लाइट होती है जिसकी वजह से आपको ये चीज़ दिखता है ना। देखो यही चीज़ लिखा है, द एयर एबव हॉट सरफेस बिकम हॉट एंड राइसेस, द स्पेस इज ऑक्युपाइड बाई कूल एयर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हॉट एयर इज लेस देन द कूल एयर, so the physical condition of medium are not constant. Due to changing refractive index of medium, the light appears to come from the different direction. It result in fluctuating in apparent position of object. जो apparent object होता है उसकी पोजीशन बार बार अपनी जगह से हिलती रहती है, फ्लक्चुएट करती है, जिसकी वजह से ये चीज़ हमको देखने को मिलता है। क्लियर? अब हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है स्टार व्हेन सीन नियर द हॉरिजन अपीयर स्लाइटली हायर देन देयर एक्चुअल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जैसे ये देखो, एक्चुअल की स्टार की पोजीशन यहाँ होती है, बट जब हम देखते हैं तो एक्चुअल पोजीशन से कुछ ऊपर दिखता है, अपीरेंट पोजीशन पे दिखता है। एक्चुअल पोजीशन जहाँ पे एक्चुअल में स्टार हैं बट हमें दिखता है यहाँ पे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो हमारा अर्थ है, तो अर्थ के आसपास काफ़ी सारे एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं, इस तरीके से लेयर्स हैं। तो जो एक्चुअल स्टार से जो लाइट आती है वो जब एंटर करती है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो वो क्या होती है, बैंड होते होते हमारे तक पहुँचती है, बैंड होते होते हमारे तक पहुँचती है। तो फाइनल जो बेंडिंग हुई है, हमें क्या दिखता है, फाइनल बेंडिंग जो हुई है उस बेंडिंग का स्ट्रेट लाइन, तो फाइनल बेंडिंग जो है उसकी स्ट्रेट लाइन अगर हम बनाएंगे तो वो कुछ यहाँ पे बनेगा। सो जो स्टार है हमको इस पोजीशन पे दिखता है, ना कि एक्चुअल पोजीशन पे दिखता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे आओगे एयर इंक्रीजेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे जैसे नीचे आते जाओगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आ जाओगे एयर के मॉलिक्यूल्स उतने ज़्यादा डेंस होते जाएंगे, है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको ये बेंडिंग ऑफ लाइट दिखेगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से लाइट जो स्टार है वो उस एक्चुअल जगह पे ना दिखे, थोड़ा सा ऊपर दिखेगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज जनरल इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम. So the light coming from star near the horizon has to travel from rare to denser medium and it bend towards the normal. As a result, the star appear higher. ठीक है, यही इसका मेन रीज़न है। आगे हम बात करते हैं एडवांस सनराइज एंड एडवांस सनसेट। तो ऐसा कब होता है? एडवांस सनराइज, now the sun appears about 2 minutes earlier than the actual sunrise and the sun remain visible for about 2 minutes after actual sunset. क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा अर्थ है और हमारे अर्थ का ये हॉरिजन है, तो जब सन अभी उगा नहीं है, सन यहाँ पे है कहीं, सन यहाँ पे है, अभी सन हमारा उगा नहीं है, फिर भी हमें सन उगा हुआ दिखता है। सन की एक्चुअल पोजीशन, सुबह सुबह एक्चुअल पोजीशन ये होती है एंड दिस इज एपीरेंट पोजीशन ना, ये आप यहाँ खड़े हो, सन एक्चुअल में उगा नहीं है, फिर भी आपको सन दिख रहा है और इसके बीच का जो मिनट 2 मिनट का अंतर होता है ना, मतलब 2 मिनट पहले ही आपको दिख जाता है सन उगा हुआ। एक्चुअल में सन उगा नहीं है, सनराइज नहीं हुआ है, बट आपको 2 मिनट पहले ही आपको दिख जाता है कि सन राइज हो चुका है। ऐसा क्यों होता है? इसका भी रीज़न है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ठीक है, जब सन की लाइट आती है तो काफ़ी सारे लेयर्स हैं, तो जब देखो when the sun below the horizon the rays have to passes from rare to denser. बाहर वैक्यूम है तो रेयर मीडियम, अंदर एयर है तो डेंसर मीडियम। तो जब रेयर से डेंसर में लाइट आती है तो वो नॉर्मल की तरफ बैंड होती है ना, so the ray bends towards the normal. As a result the sun appears higher than the actual position. ठीक है, तो मैं इसका डायग्राम थोड़ा सा आपको बना के दिखाता हूँ और अच्छी तरीके से। मान लीजिए ये लेयर है, ये आपका हॉरिजन प्लेस है, यहाँ है, ये लाइट आई आपकी लाइट, और है ना लाइक दैट, इस तरीके से लाइट आई आपकी और आपके इस तरीके बैंड हो गई, आप यहाँ से देख रहे हो, बट एक्चुअल ये रहा, ये आप डॉटेड लाइन एक्स वर्चुअली यहाँ इमेज बनेगा। ठीक है, सन यहाँ होगा, तो ये कुछ समझाने का है। ऐसे ही सनसेट होता है, 2 मिनट पहले ही सन सेट हो गया होता है बट आपको नहीं दिखता है ना, सन 2 मिनट पहले ही सन एक्चुअल में उगा रहता है बट आपको लगता है कि सनसेट हो चुका है। ये इस बीच में 2 मिनट का यहाँ भी अंतर दिखता है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। स्टार जो ट्विंकल करता है, ऐसा क्यों होता है? ये भी सेम है एटमॉस्फेरिक, क्योंकि जब स्टार एक स्टार जो है बहुत दूर है,
अगर सन की बात करें तो सन ट्विंकलिंग करते हुए नहीं दिखता, क्योंकि सन बहुत पास है, उसकी लाइट बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की आती है, तो उतनी ज़्यादा बैंड, इतनी ज़्यादा स्पीड से आती है कि उतनी ज़्यादा बैंड नहीं होती, जिसकी वजह से सन हमारा ट्विंकलिंग करते हुए नहीं दिखता है। बट वहीं स्टार्स की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा दूर होने की वजह से जो लाइट ट्रैवलिंग करती है तो काफ़ी जगह पाथ से टकरा के आती है, तो उसकी स्पीड वैसे ही कम हो जाती है, और फिर जब वो हमारे एटमॉस्फेयर में आती है तो बैंडिंग होता है, जिसकी वजह से अब हमारे इतने सारे एटमॉस्फेयर है, तो जब लाइट आती है तो बैंड होते 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 आपके हर लेयर पे बैंडिंग होगी, जिसकी वजह से लाइट आपकी हर लेयर पे आपको लाइट, इसीलिए स्टार जो है वो ट्विंकल करते हुए दिखाता है, हर लेयर पे ये आपको बैंडिंग दिखता है। देख सकते हो, स्टार आर वेरी फार फ्रॉम अस, सो दे बिहेव एज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। Since the physical condition of Earth atmosphere are not constant, the light from star appear to come from the different direction. This result in fluctuating of apparent position of star. The amount of light coming from star also vary due to changing of refractive index of atmosphere. So the star appears bright when more light from star reaches our eyes, and the same star appear dull when the less amount of light reaches our eyes. Both these effects are responsible for the twinkling of stars. ठीक है, तो ये सब कुछ रीज़न थे स्टार के ट्विंकलिंग होने का। नाउ आगे अपन स्टार्ट करते हैं स्कैटरिंग इफेक्ट। स्कैटरिंग इफेक्ट क्या होता है? तो यार जब भी आप किसी अंधेरे कमरे में कभी ना कभी तो जरूर गए होंगे किसी अंधेरे कमरे में, और अंधेरे कमरे में मान लीजिए धूल है, धूल के पार्टिकल्स हैं, आपने बहुत दिन बाद कमरा खोला और किसी कोने में से, किसी होल में से लाइट आ रही है, तो जब लाइट आती है तो इन पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से लाइट टकरा के स्कैटर्ड कर जाती है, हर डायरेक्शन में स्कैटर करती है, जिसकी वजह से आपको इस तरीके का पाथ दिखता है, लाइट के एक पाथ दिखने लगती है। इसी फिनोमिनन को अपन स्कैटरिंग कहते हैं। ठीक है, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन वेरियस डायरेक्शन बाय कोलाइड पार्टिकल्स। कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ाया था केमिस्ट्री में, वही है, कोलाइड पार्टिकल से जब टकरा के लाइट स्कैटर्ड करती है हर डायरेक्शन में, तो एक पाथ फॉलो होता है जो कि हमें दिखता है। ठीक है, नाउ स्कैटरिंग डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, जिसका वेवलेंथ जितना ज़्यादा, अब वेवलेंथ और स्कैटरिंग के बीच में इन्वर्सली है, जिसका वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा स्कैटरिंग उतनी कम होगी, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, नाउ इसी को टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। When light passes through a collide, its path become visible, जिसकी पाथ स्कैटरिंग होने की वजह से हमको लाइट की एक पाथ दिखने लगती है। This is called the Tyndall effect। ठीक है, now एक्सप्लेन किया जाए, path of light become visible when light enters a dark and dusty room through the slit or ventilators। अंधेरा रूम कर लो, वेंटिलेटर से जब लाइट आ रही होगी तो थोड़ा सा डस्ट, या डस्ट नहीं है आपके पास तो पाउडर लो, ऐसे उड़ा दो, तो पाउडर के छोटे छोटे पार्टिकल से लाइट क्या होगी, स्कैटर्ड करेगी, जिसकी वजह से आपको लाइट की एक पाथ दिखने लगेगी आपके कमरे में। पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल व्हेन लाइट पासेस थ्रू डेंस कैनोपी ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट। अब ये एग्जांपल देख लो, यहाँ भी डस्ट होता है और ट्रीज के बीचों से छन के जब लाइट आता है तब भी हमें लाइट की पाथ इस तरीके से दिखती है। ये कुछ स्कैटरिंग के फिनोमेनन्स हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, डिपेंड्स ऑफ कलर ऑफ स्कैटरिंग लाइट। ठीक है, कलर के अकॉर्डिंग भी स्कैटरिंग, जैसे मैंने बताया, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, जिस कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होगा वो कम स्कैटर करेगा। तो अगर रेड लाइट की बात करें, जो रेड कलर की लाइट होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो कम, लो स्कैटर करता है ना। और वहीं हम ब्लू लाइट की बात करें तो उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हाई स्कैटर करता है। ठीक है, ये कुछ याद रखना। वही है इफ़, और दूसरा केस है इफ़ पार्टिकल्स आर वेरी फाइन, अगर पार्टिकल बहुत फाइन हो, बहुत छोटे छोटे हो, दे स्कैटर्स मेनली द ब्लू कलर ऑफ लाइट। शॉर्टर वेवलेंथ लाइट को स्कैटर्ड करती है जब छोटे पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं। अब मीडियम साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेड कलर को स्कैटर करते हैं। ठीक है, और लार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं, ऑल कलर्स ऑफ लाइट दैट इज वाई इट अपीयर वाइट, सारे कलर्स को स्कैटर करते हैं। देयरफॉर जो बड़े बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी वजह से आपको जो वाइट कलर का पाथ दिखता है। ओके, और इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज अबाउट 1.8 टाइम्स टू द ब्लू लाइट। सोचो, ब्लू लाइट के 1.8 गुना ज़्यादा होता है रेड लाइट का वेवलेंथ, है ना। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो कम स्कैटर करेगा, जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो ज़्यादा स्कैटर करेगा। क्लियर है, अगर बहुत छोटा पार्टिकल है तो वो ज़्यादातर ब्लू लाइट को स्कैटर करेगा, मीडियम साइज के पार्टिकल्स हैं तो रेड कलर को स्कैटर करेगा, और बिग साइज के पार्टिकल्स हैं तो वो वाइट कलर को ज़्यादा स्कैटर करता है। जनरली सारे कलर्स को करता है और सारे कलर मिलके वाइट ही कलर देते हैं, सो लाइक वाइट कलर। ठीक है, अब स्कैटरिंग पे कुछ जनरल फिनोमिनन है। क्या क्या? सबसे पहले डेंजर साइन आर मेड इन द रेड कलर। जो डेंजर साइन या रेड ट्रैफिक लाइट रेड कलर की जो बनाते हैं वो क्यों रेड कलर का यूज़ करते हैं, या डेंजर साइन को क्यों रेड कलर से दिखाते हैं, या डेंजर हमें दूर से ही दिख जाए कि भाई वो एरिया में डेंजर है तो अपन समझ जाएंगे ना। तो रेड इज़ द लीस्ट स्कैटर्ड कलर। रेड की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है तो बहुत कम स्कैटर करता है।
है ना, जिसकी वजह से इट इज़ लीस्ट स्कैटर्ड बाई फॉग एंड स्मॉग। फॉग और स्मॉग में भी अच्छे से स्कैटर नहीं करता है, एकदम बीम रहती है उसकी। कैन बी सीन इन द सेम कलर ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, जिसकी वजह से आप काफ़ी दूर से लाइट स्कैटर, देखो अगर कोई लाइट आ रही है सोर्स से और वो बहुत ज़्यादा स्कैटर हो रही है तो उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है, फिर दूर तक वो लाइट नहीं दिखती है। वहीं बहुत ज़्यादा वेवलेंथ की कोई लाइट है तो वो स्कैटर होगी ही नहीं, तो उसकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी, काफ़ी दूर से भी आप उस चीज़ को देख पाते हैं। इसीलिए जो डेंजर होता है उसको हमेशा रेड कलर से ही दिखाते हैं, ठीक है, ताकि भैया हमें दूर से ही दिख जाए कि वो एरिया में डेंजर है, ठीक है। कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू ऑन क्लियर डे, क्लियर डे में जब दिन एकदम साफ होता है, बादल नहीं होते, इन डैट केस स्काई का जो कलर होता है वो ब्लू कलर का हो जाता है। ऐसा क्यों यार? तो रीज़न देखो, द अपर लेयर ऑफ एटमोसफेयर कंटेन वेरी फाइन पार्टिकल, बहुत फाइन पार्टिकल्स हैं। अब हम पढ़ चुके हैं अगर पार्टिकल बहुत ज़्यादा फाइन है तो वो कौन से लाइट को स्कैटर करता है? ब्लू लाइट को स्कैटर करता है। तो जब दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, ऐसा बादल ना हो, ठीक है, क्लाउड्स ना हो, तो ऐसा कब होता है? जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अभी का मौसम देख लो, आसमान को देखो, पूरा आसमान क्लियर होगा, पूरा ब्लू दिखता है आसमान। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि गर्मी की वजह से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो एकदम वेपोराइज होकर बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं, बहुत टाइनी पार्टिकल्स हो जाते हैं। और वी नो डेट कि टाइनी पार्टिकल से ब्लू कलर की लाइट ज़्यादा स्कैटर करती है, जिसकी वजह से अपन स्काई जो है वो ब्लू कलर का दिखता है। वही लिखा है, द अपर लेयर ऑफ एटमोसफेयर कंटेन वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर एंड गैसेज। दिस पार्टिकल आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, मेनली ब्लू, ठीक है। सो द स्काई अपीयर्स ब्लू। क्लियर हो गया? एक और चीज़ है कि अपीयरेंस ऑफ स्काई टू एन एस्ट्रोनॉट इन द स्पेस, स्पेस से जो एस्ट्रोनॉट्स हैं जब स्काई को देखते हैं तो वो ब्लैक कलर का क्यों दिखता है? So the sky would appear dark to an astronaut in the space as scattering is not very prominent at such a high altitude due to absence of particle। इतने ज़्यादा एटमोसफेयर जब आप जाओगे, एस्ट्रोनॉट जब बाहर निकलते हैं, ठीक है, स्पेस में जाते हैं, तो स्पेस में पार्टिकल्स तो होते ही नहीं है कि लाइट स्कैटर करे। तो लाइट स्कैटर यहाँ पे होती ही नहीं है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी स्काई जो है हमें ब्लैक कलर की दिखती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्लाउड्स अपीयर वाइट। क्लाउड्स जो होते हैं हमेशा वाइट कलर के ही क्यों दिखते हैं? अब यार क्लाउड किससे बने हुए हैं? गैसेस और वाटर के ड्रॉपलेट से बने हैं, और गैसेस और वाटर के ड्रॉपलेट्स मिलके बड़े बड़े पार्टिकल्स क्रिएट कर लेते हैं। अब जो बड़ा पार्टिकल होता है, लार्ज साइज के पार्टिकल्स होते हैं, वो कौन से कलर को स्कैटर करता है? वो वाइट कलर को स्कैटर करता है मोस्टली, ठीक है। देयरफॉर जो क्लाउड्स है वो वाइट कलर के दिखते हैं। क्लाउड्स आर फॉर्म्ड बाई वाटर वेपर। Water vapor condense to form water droplet due to large size of droplet. All colors of light are scattered and cloud appears white, ठीक है। सारे के सारे लाइट क्या होते हैं? आउट ऑफ उसमें स्कैटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा लाइट कंबाइन होकर एक वाइट कलर की लाइट दिखती है, ठीक है, लाइक दैट। नाउ कलर ऑफ सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट के टाइम पे आप देखोगे आपका आसपास, सन के आसपास का जो स्काई है वो रेड कलर का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है यार, बताओ? तो देखो क्यों होता है ना। वाइल सनसेट एंड सनसाइन, सनराइज की बात करते हैं, द कलर ऑफ द सन एंड इट्स सराउंडिंग अपीयर रेड। ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज द सन इज नियर हॉरिजन, हॉरिजन के एकदम नियर होता है, ठीक है। हमारा जो सेंटर पॉइंट है एकदम हॉरिजन के एकदम पास ही, हॉरिजन लाइन एकदम पास रहता है। एंड देयरफॉर द सनलाइट हैज़ टू ट्रेवल लार्जर डिस्टेंस इन द एटमोसफेयर। और जब हमारा सन हॉरिजन पे आ जाता है, हॉरिजन यानी सबसे दूरी डिस्टेंस होता है अर्थ से, सब सन की, जब सन अर्थ के सेंटर हॉरिजन पे आ जाता है, इन इस टाइम पे सन सबसे ज़्यादा दूरी पे होता है अर्थ से। तो दूर होने की वजह से देयरफॉर द सनलाइट हैज़ टू ट्रेवल लार्ज डिस्टेंस इन एटमोसफेयर, ठीक है। ड्यू टू दिस मोस्ट ऑफ ब्लू लाइट, जो शॉर्टर वेवलेंथ वाली जो लाइट है वो पहले ही स्कैटर्ड हो जाती है। द लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ वही हमारे तक आ पाती है, और लॉन्गर वेवलेंथ सिर्फ रेड कलर के पास होता है। इसीलिए इस केस में सनसेट और सनराइज के टाइम में स्काई हमें सिर्फ रेड कलर का दिखता है, रेड ऑरेंज टाइप का, है ना। सो यार ये चैप्टर होता है यहाँ पे ख़त्म। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, बस इतना ही था और हमारा चैप्टर हो गया ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में इसके इंटेक्स्ड क्वेश्चंस और एक्सरसाइज क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।